वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम क्लास चल रहा है जिसका नाम है सुपर 30 एनएम क्लास। टारगेट है आपको 30 दिन का, ठीक है। और ये 30 दिन में सभी टॉपिक कवर करने का टारगेट है। अगर कवर नहीं होता है तो हम और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगा कि 30 दिन में हम सभी टॉपिक कवर कर दें। तो गाइज आज की जो वीडियो रहने वाली है डे 4 का पार्ट 2। देखिए आपको हम पढ़ा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और इसका चैप्टर चल रहा है 3rd। चैप्टर का नाम है टॉपिक हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसी। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस इससे बनते हैं 1 से 2। इसके पहले हमने आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है और सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आते हैं। किसी में 1 पूछता है, किसी चैप्टर से किसी 2 क्वेश्चन, किसी में 3 या 4। अब इसके आगे का जो चैप्टर आने वाला है चैप्टर नंबर 4, उसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखिए ये बुक उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की थियरी जो भी है उसका पूरा MCQ हम करवा रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा था कि सर बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लें, आपको पता चल जाएगा कितना इजी क्वेश्चंस आता है। इवन यहाँ तक ये भी पूछ लिया है इतना आसान कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का काम क्या है, यूनेस्को का काम क्या है, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पिछली वाले भर्ती में। तो ये ना सोचें कि देखिए आपको पढ़ाया गया है, आप कहाँ से पढ़े हैं वो मैटर नहीं रखता है, आपको हार्ड लेवल तक पढ़ाए हैं क्या, लेकिन काम की चीज़ें जो है, और ये बुक से ही तो पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के एक बार देख लें, जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हैं मॉड्यूल से ही आए हैं। मॉड्यूल या मीनाक्षी मेसी का बुक आप पढ़े हुए होंगे तो सारे क्वेश्चन वहीं से देखने को आपको मिले होंगे। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए कितना इजी क्वेश्चंस आते हैं जो आप कमेंट करते हैं कि सर बहुत इजी पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यूनेस्को। अगर आप मॉड्यूल की बुक है आपको तो पेज नंबर 45 निकाल लीजिएगा और इसी पेज नंबर 45 से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसी पेज नंबर 45 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अभी हम आगे ये जो अपना चल रहा है चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर आने वाला है तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 45 आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे आपको यूनेस्को के बारे में मिल जाएगा। केवल 2 लाइन ही पढ़ना है, ज़्यादा है नहीं, और डिटेल में हमको जाना ही नहीं है। जितना लिखा है उतना ही यहाँ से आपको बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति व सूचना व संचार तथा सामाजिक कार्य करना है यूनेस्को का। यहीं पे क्वेश्चंस और पूछा था गर्भवती महिलाओं के घर की प्रथम विजिट के दौरान। मैंने बहुत अच्छे से इसके पहले का चैप्टर जो आप था उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ मैंने बता दिया है। होम विजिट के बारे में अच्छे से बताया है, क्या कार्य होता है, क्या भूमिका होता है एनएम का, सब कुछ बताया था। बैग टेक्निक क्या होती है, सब कुछ उसमें बता रखा हो, पूरा MCQ भी समझा के रखा है। तो यहाँ से देखिए आसान क्वेश्चन बन आया है। तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप परेशान हो रहे हैं सर इजी पढ़ाते हैं। देखिए एक लाइन का आंसर है WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको उसी मॉड्यूल का बुक देखिएगा। पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ। स्टार्टिंग जब ये आपका शुरू होता है, स्टार्टिंग में ही WHO का नाम दे दिया है इन्होंने, WHO का। अब ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है, पता भी होगा WHO का। पेज नंबर 41 खोलिएगा मॉड्यूल का, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। डिट्टो एक लाइन इन्होंने पूछ रखा है। देखिए यूनिसेफ के बारे में पूछ लिया है, बहुत ही आसान। ये भी आप खोलिएगा इंड में, ठीक है, उसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 आप खोल लेंगे तो चैप्टर के सबसे इंड वाले पेज पे गोभी के बारे में दिया है। इसका राइट आंसर गोभी हो जाएगा, ठीक है। गोभी के बारे में इन्होंने दे रखा है। और भी इतने आसान क्वेश्चन आए हैं, आप परेशान होते हैं सर बहुत इजी पढ़ा रहे हैं। तो गाइस आज का जो रहने वाला है चैप्टर का नाम है पॉलिसी। जो टॉपिक आपका हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, इसका पार्ट 2 है और ये डे 4 का दूसरा पार्ट है, ठीक है। डे 5 हम नहीं जोड़े, हालांकि वीडियो का आप देखेंगे तो 5वां या 6ठा वीडियो है, लेकिन डे 4 ही चल रहा है क्योंकि हमको 30 दिन में कवर करना है और वीडियो ना लंबा हो इसकी वजह से हम 40 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं। बाकी
आप लोग समझ ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस, जो हमारी बुक आई है एएनएम की, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की बेस्ट बुक है। सबसे अच्छी बात है उसमें थियरी बहुत अच्छा दिया गया है। थियरी को बहुत अच्छे से शॉर्टकट में, जैसे आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से थियरी को कवर किए हैं। पूरा बुक का पेज है 500 पेज है, जिनमें से थियरी बहुत अच्छे से हमने कवर कर दिया है। अगर उस बुक की थियरी आप पढ़ लेते तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं होगा एग्जाम में। और जिस दिन पेपर होगा उसी दिन मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनाए। आप लोग रहिएगा, सब्सक्राइब करे रहेंगे तो दिखाएंगे हम, ठीक है। उसी दिन दिखाएंगे जिस दिन पेपर होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो कमेंट बॉक्स में बुक का लिंक हम पिन कर देते हैं। हर वीडियो में पिन करते हैं, तो इस बार भी पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से जाके बाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आज का जो क्वेश्चन पहला रहने वाला है, गिनी क्रीम उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष में भारत में प्रारंभ किया गया था? बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन पहला दे रखा है इन्होंने 1980, दूसरा दे रखा है इन्होंने 1984 और तीसरा दे रखा है इन्होंने 1988। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका राइट आंसर की बात करें तो 1984 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1984 में गिनी क्रीम उन्मूलन कार्यक्रम भारत में प्रारंभ किया गया था। अब इसके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आप नोट्स बना लिया करें, जो हम बोल रहे हैं उसको नोट्स बना लिया करें, या फिर अदरवाइज ध्यान से सुना करें, क्योंकि जो बेसिक से स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जैसे गिनी क्रीम से स्टार्ट हुआ है, अब गिनी क्रीम से लगातार आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आने वाले अब क्वेश्चन जो रहेंगे गिनी क्रीम से ही 4 से 5 क्वेश्चंस बनेंगे। तो भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सहायता से 1984 में गिनी क्रीम उन्मूलन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इतना लिख लीजिए, भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सहायता से 1984 में गिनी क्रीम उन्मूलन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। उस समय, ठीक है, उस समय 40,000 केस दर्ज हुए। और 1996 के बाद भारत, इम्पॉर्टेंट है, 1996 के बाद भारत संपूर्ण गिनी क्रीम मुक्त देश हो गया। 1996 के बाद भारत संपूर्ण गिनी क्रीम मुक्त देश हो गया। और सन 2000 फरवरी माह में WHO द्वारा, किसके द्वारा? WHO द्वारा सन 2000 फरवरी में भारत को गिनी क्रीम बीमारियों से मुक्त देश घोषित कर दिया। क्लियर? इतना लाइन आपको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है उसके आगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुसार आयोजित की गई गतिविधियां निम्नलिखित हैं और ये लगातार भारत में गिनी क्रीम उन्मूलन के लिए चल रही हैं। जैसे कि पहला क्या है, ग्रामीण महिलाओं और सालेह बालकों को स्वास्थ्य शिक्षा देना। किसको? ग्रामीण महिलाओं और सालेह बालकों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, ठीक है। भारत में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में गिनी क्रीम बीमारी से मुक्त होने की घोषणा कब की गई थी? अब आइए, अभी हमने बताया था आपको ऊपर ही 1998 में। और WHO ने कब इसको मुक्त देश घोषित किया था कि भैया अब भारत गिनी क्रीम बीमारियों से मुक्त हो गया है। ये WHO ने कब घोषित किया था? सन 2000 में फरवरी माह में। क्लियर? EPI कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दे रखा है, बताइए। इसका थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, 6 जानलेवा बीमारियों से बचाव। मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा क्योंकि डिस्कस हम कर चुके हैं ऊपर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिनी क्रीम उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पेयजल स्रोत का निरीक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गिनी क्रीम संक्रमण को रोकने के लिए गिनी क्रीम उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पेयजल स्रोत का निरीक्षण महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम UPI का शुभारंभ किसके जन्मदिन की स्मृति में किया गया? तो राजीव गांधी, ऑप्शन दे रखा है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 5 का सी वाला, इंदिरा गांधी के जन्मदिन के, ठीक है, व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम UPI का शुभारंभ
इनके जन्मदिन के स्मृति में किया गया। ठीक है, आइए आरसीएस प्रोग्राम का कौन सा घटक अनचाही गर्भावस्था को रोकने और प्रबंध से संबंधित है? छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षित गर्भपात। ठीक है, आरसीएस के बारे में आप डिटेल में देख ही सकते हैं क्या है। आरसीएस प्रोग्राम के आवश्यक घटक अनचाही गर्भ अवस्था को रोकथाम और प्रबंधन, माता की देखभाल प्रसव पूर्व या प्रसव के समय, प्रसव के पश्चात। ठीक है, और जो नवजात शिशु के बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, या फिर प्रजनन मार्ग को संक्रमण और यौन संबंधों से फैलने वाले संक्रमण का प्रबंधन करना। देखिए इसके प्रमुख घटक क्या है, मुख्य घटक कौन कौन से हैं, जैसे प्रजनन स्वास्थ्य घटक और बाल जीवता घटक हो गया। इनमें से डिटेल में आप पढ़ेंगे, थियरी वाली बुक इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेना जरूरी है। ये जब इतना पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, गिनी कृमि उन्मूलन के लिए ग्रामीण महिलाओं और शालेय बालकों को क्या दिया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रजनन मार्ग के संक्रमण और यौन संक्रमण का प्रबंधन किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है? अभी अभी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है कि आरसीएस प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1992 में व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यूपीआई किस कार्यक्रम का भाग बना है? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CNCSSM। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यूपीआई बना है, यूपीआई का भाग बना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत नवजात शिशु की देखभाल के किस पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया? बताइए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आवश्यक देखभाल। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का उद्देश्य क्या है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का उद्देश्य क्या है बताइए। देखिए हेपेटाइटिस बी एक आपकी संक्रामक बीमारी है। देखिए क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर भर्ती में तो ऐसे दे दिया था, 4 बीमारी का नाम दिया था, इनमें से पूछा था कौन सा आपका गैर संचारी रोग है, ये पूछा था। गैर संचारी रोग कौन सा था? ऑप्शन दे रखा था क्षय रोग, हेपेटाइटिस रोग, एड्स रोग, ऐसे करके दे रखा था। तो इतनी इजी क्वेश्चंस आते थे। अब यहाँ पे मैं तो एक एक रोग के बारे में, यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में तो वहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, अभी तो ये जो आपका है अलग ही टॉपिक है, फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का उद्देश्य क्या है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से देखिए, अगर ये HIV से भी ज़्यादा खतरनाक होता है भैया। अगर हेपेटाइटिस से संक्रमित है व्यक्ति तो अगर वो थूक देता है, आप उसका जो थूका हुआ है आपके त्वचा पे वो संपर्क में आ गया जो थूका हुआ है, तो आपको भी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाएंगे। आपको कहीं पे कटा पिटा है, उसने थूक दिया, फिर आप पैदल चल रहे हैं, उसी के थूक के संपर्क में आ गए तो आपको हेपेटाइटिस भी हो जाएगा। क्लियर। अब पोलियो उन्मूलन के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया और इससे हेपेटाइटिस बी से आपका प्रभावित अंग लीवर होता है? उसका करेक्ट आंसर लीवर हो जाएगा, लीवर रोग से बचने के लिए। देखिए पोलियो उन्मूलन के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? पोलियो उन्मूलन के लिए कौन सा रोग चलाया गया है? पल्स पोलियो प्रोग्राम। अभी अभी आप टीका भी लगाते होंगे जो समझ पे काम कर रहे हैं। बालक जीवता घटक में विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम का उद्देश्य क्या है? 4th का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोगों की रोकथाम और नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एकीकृत रोग निगरानी परियोजना IDSP का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। IDSP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, रोगों के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का पता लगाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है IDSP के तहत स्थापित प्रणाली किस स्तर पर विकेंद्रीकरण किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, जिला स्तर पर IDSP के तहत स्थापित प्रणाली का विकेंद्रीकरण किया गया है। क्लियर। 7वां का आंसर क्या है बताइए। IDSP के तहत नियमित निगरानी में कौन से रोग शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का बी, जल जनित रोग। IDSP के तहत जल जनित रोग निगरानी में शामिल है। ठीक है। प्रहरी निगरानी। ठीक है, 8 नंबर, प्रहरी निगरानी में किस प्रकार के रोग शामिल है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यौन संचारित रोग। ठीक है। टीके द्वारा
निवारणी में रोगों में से कौन सा रोग शामिल है? बताइए कौन सा रोग टीके के द्वारा आप उसको निवारण कर सकते हैं? 9th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9th नंबर का करेक्ट आंसर खसरा, ठीक है, बी वाला। बाकी भाई HIV तो है ही नहीं, हृदय रोग भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है। हृदय रोग कैसे आप टीके से रोक पाएंगे? देखिए IDSP के नियमित निगरानी में कौन से रोग शामिल नहीं है? बताइए 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्तस्रावी ज्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IDSP के तहत गैर संचारी रोग जोखिम कारक का कौन सा उदाहरण है? बताइए। अब आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में यही पूछ लिया था। क्या पूछा था? इनमें से कौन सा गैर संचारी रोग है, यही पूछा था। ऑप्शन दे दिया था मलेरिया, मोटापा, टाइफाइड, खसरा, ऐसे करके पूछा था। बताइए इतना इजी क्वेश्चंस आपके पिछले वाले भर्ती में आए थे, तो हम कैसे इतना टफ आपको पढ़ा दें? किस लिए टफ पढ़ा दें? बताइए किस लिए हार्ड लेवल के क्वेश्चन करवाएं, क्यों करवाएं? 11th नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला खसरा, ठीक है। नवजात शिशु में होने वाले टिटनेस को खत्म करने का उद्देश्य किस पहलू से संबंधित है? 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा टीकाकरण। नवजात शिशु में होने वाले टिटनेस को खत्म करने के उद्देश्य किस पहलू से संबंधित है? अब आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे उसमें यही पूछा था कि बच्चा गर्भवती महिलाओं को जब बच्चा होता है तो कौन सा टीका लगता है, किस लिए टीका लगाते हैं? तो यही पूछा था, टिटनेस से बचाने के लिए लगाते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे हम लैंग्वेज को घुमा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कौन सी वैक्सीन दी जाती है? पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो 13 का सी करेक्ट हो जाएगा पोलियो वैक्सीन, ठीक है। आपके क्वेश्चंस में ही आंसर ये पड़ा है। रोग निगरानी के घटकों में शामिल नहीं है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सी रोग का इलाज। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित रोगों में शामिल नहीं है। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसिक रोग, ठीक है। क्वेश्चन है कतार सिंह समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1972 में कतार सिंह समिति का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कतार सिंह समिति की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? बताइए। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1973 में, ठीक है। 1973 में ये रिपोर्ट सौंपी गई थी कतार सिंह समिति का। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। जो कतार सिंह समिति ने किसके स्थान पर बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्यकर्ता को रखने की सिफारिश की थी? थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, ठीक है, एनम। आप लोग एनम ही है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? कतार सिंह समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जनसंख्या सीमा कितनी रखने की सिफारिश की गई थी? बताइए। फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, 50,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। कतार सिंह समिति ने प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कितने उप केंद्रों में विभाजित करने की सिफारिश की गई थी कतार सिंह समिति ने? बताइए। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, 16। कतार सिंह समिति के अनुसार प्रत्येक उप केंद्रों की जनसंख्या सीमा कितनी होनी चाहिए? बताइए। 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 से 35,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कतार सिंह समिति के अनुसार प्रत्येक उपकेंद्र पर कितने पुरुष और महिला स्वास्थ्यकर्ता को नियुक्त की सिफारिश की गई थी? बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर इन सब क्वेश्चन में आप डाउट आएंगे तो फिर क्या होगा? तो एक पुरुष और एक महिला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन पे। कतार सिंह के अनुसार कितने पुरुष स्वास्थ्यकर्ताओं के ऊपर एक पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक होना चाहिए? 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 4, ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा।
श्रीवास्तव समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था, बताइए। श्रीवास्तव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1974 में, बी वाला। अब देखिए नेक्स्ट श्रीवास्तव समिति से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। श्रीवास्तव समिति की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी, बताइए। 10th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1975 में। देखिए आगे श्रीवास्तव समिति ने समुदाय में, ठीक है, समुदाय में से किन्हें स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में समूह बनाने की सिफारिश की थी, ठीक है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया। 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक, ग्राम सेवक और पोस्ट मास्टर। सी वाला 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर आइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला चिकित्सालय के बीच किस सेवा का विकास करने की सिफारिश की गई थी, तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेफरल सेवा, ठीक है, रेफरल सेवा। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, 13 नंबर बताइए। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1977 में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई थी। चौथा नंबर क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 का मुख्य लक्ष्य क्या था, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक है, सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 को कब स्वीकार किया गया था, बताइए। 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइलेरिया के अधिकतम प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, बताइए। इसका राइट आंसर की बात करें तो संपूर्ण पूर्वी तट, ठीक है, संपूर्ण पूर्वी तट, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश फाइलेरिया के अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में फाइलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बताइए। का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MDAC और MASS ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आपका मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर इसका फुल फॉर्म है, शायद MDAC कार्यक्रम ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। भारत में हैजा किस कारण बना रहता है, बताइए। भारत में हैजा किस कारण बना रहता है, जल प्रदूषण, अस्वच्छ वातावरण और गंदे निस्तारण की व्यवस्था, या फिर टीकाकरण की कमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है भैया, बी वाला करेक्ट है। एड्स का सर्वप्रथम पता किस वर्ष में चला था, बताइए। हमने बताया ना इस पूरे वीडियो में जो आपको इजी क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल आसान, वो हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे HIV का फुल फॉर्म या फिर एड्स का फुल फॉर्म, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा या आपको पता ही होगा, या फिर HIV डे, एड्स डे कम मनाते हैं, ये सब चीज़ें। तो बताइए एड्स का सर्वप्रथम पता किस वर्ष में चला था, तो 4th का आपका बी 1980 में। 2007 में भारत में एड्स के कितने केस थे, 2007 में भारत के कितने केस थे HIV से, 2.4 मिलियन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4 मिलियन 2007 में भारत के HIV केस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असंक्रामक रोगों से भारत में कितनी प्रतिशत मृत्यु होती है, 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 53% जो है मृत्यु होती है। असंक्रामक रोगों का मुख्य कारण कौन सा है, बताइए। असंक्रामक रोग का मुख्य, देखिए प्रदूषण भी है, धूम्रपान और तंबाकू सेवन है, जीवन शैली में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत में किस रोग को मधुमेह रोग कहा जाता है, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कुपोषण किस कारण होता है, बताइए। 9th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपर्याप्त भोजन लेने के कारण कुपोषण का शिकार हो जाता है आदमी, ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को प्रकार कौन से हैं, बताइए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की मतलब प्रोटीन की कमी से जो कुपोषण वाला रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए। 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ए वाला क्वाशियोरकर और सूखा रोग। थियरी जो हम बुक लॉन्च की उस थियरी में अच्छे से पूरा बढ़िया बताएं भैया। मेघा या गलकंड किसकी कमी से होता है? में घेंगा होना चाहिए, यहाँ पे मेघा लिखा है। घेंगा या गलकंड रोग किसकी कमी से होता है? सभी को पता है, इसको बताने की जरूरत है ही नहीं। आयोडीन। विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? सभी को पता है, बताने की जरूरत है ही नहीं। अरक्तता किस आयु वर्ग में पाई जाती है? बताइए। जिसको खून की कमी बोलते हैं, एनीमिया भी बोलते हैं, ठीक है, वही चीज़ है। 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटे बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में। अब देखिए फ्लोरोसिस किससे संबंधित है? बताइए। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेयजल से। भारत में कौन से राज्य फ्लोरोसिस समस्या से प्रभावित है? बताइए कौन सा राज्य प्रभावित है भारत में? बताइए। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, बिहार है, केरल है और राजस्थान है। तो गाइस आज की वीडियो में हमने 45 क्वेश्चंस कवर कर लिया है। अभी इसका एक पार्ट और आ सकता है इस चैप्टर का। एक पार्ट आने के बाद लगभग देखिए 2 पार्टों में हमने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिया है लगभग। अभी जो एक पार्ट और आएगा 50 क्वेश्चन शायद उसमें रहेंगे। इन 150 क्वेश्चन के साथ आपकी थियरी कंप्लीट हो जाती है। जितनी भी थियरी में एमसीक्यू बन सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े, हमने सभी बना दिया है, ठीक है। अगला पार्ट जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद नया चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाला चैप्टर। अगर वीडियो में जो आपके क्वेश्चंस बताए गए हैं पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने बहनों में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।